नमस्कार बच्चों, ये हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 से पाठ 15 नीलकंठ। ये एक रेखा चित्र है और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करती थीं। उन्होंने अनेक पशु पक्षी पाले हुए थे और उन पर आधारित उन्होंने अनेक रेखा चित्र और कहानियां लिखी हैं। तो आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है एक रेखा चित्र। रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच कहा जाता है। इसे इस तरह से लिखा जाता है कि किसी भी व्यक्ति की या प्राणी की पूरी आकृति, उसकी चाल ढाल, उसका रंग रूप, उसका स्वभाव, सभी विशेषताएं शब्दों के द्वारा इस प्रकार से लिखी जाती हैं, लगता है मानो वो हमारी आंखों के आगे सजीव हो उठा हो। ये रेखा चित्र है एक मोर का, जिसका नाम है नीलकंठ। नीलकंठ उनके पास कैसे पहुंचा, उसे उन्होंने किस तरह से पाला पोसा और अंत में क्या हुआ, आइए पढ़ते हैं पाठ ये जानने के लिए। नाम है पाठ का नीलकंठ। उस दिन अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था ना। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार मोर के 2 बच्चे पकड़ लाया है। एक मोरनी है और एक मोर। आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है ना, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़िया को कैसे दे दूं। अब लेखिका पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करती हैं। उन्हें सभी को पालना भी अच्छा लगता है। तो ऐसे ही वो किसी अतिथि को, कोई मेहमान उनके यहाँ आया है, उसे छोड़कर घर वापस लौट रही थीं। तो उन्हें याद आ गया कि रास्ते में चिड़िया वाले की दुकान पड़ती है। जैसे ही उन्हें दुकान का ध्यान आया, उन्होंने ड्राइवर से कहा कि चलो उस चिड़िया वाले के पास चलते हैं। और जो चिड़िया वाला है वो भी जानता है कि लेखिका को पशु पक्षी बड़े अच्छे लगते हैं। फट से वो उनकी गाड़ी के आगे जाकर खड़ा हो गया और उन्हें बताने लगा कि आपने मोर के बच्चों के बारे में कहा था, वो मोर के बच्चे मेरे पास आ गए हैं। मैं उन्हें मारने के लिए किसी को नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने आपके लिए रख लिए हैं। टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे तो ये रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ का भाषण की जो तूफान मेल है, उसके लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थककर जहां रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। ये इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे पर जा पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम से जड़े हुए चित्र जैसे लग रहे थे। अब बड़े मियाँ लगातार लेखिका को बोलते चले जा रहे हैं, बातें बताते जा रहे हैं। तो उन्होंने उनकी भाषण की तुलना किससे कर दी है? तूफान मेल से। कि तूफान मेल वहीं रुकती है जहां उसे जाकर रुकना होता है। उसी तरह से जो बड़े मियाँ हैं, उनका भाषण कभी रुकता ही नहीं है। तो उन्होंने बीच में रोककर पूछा कि मोर के बच्चे दिखाओ तो सही। तो जब बड़े मियाँ उन्होंने इशारा किया उस तरफ, लेखिका ने देखा तो वह एक बहुत छोटे से पिंजरे में 2 पक्षी बैठे हुए थे, जो देखने में लग ही नहीं रहा था कि मोर के बच्चे हैं। ऐसे लगता था मानो तीतर के बच्चे हों। जिस पिंजरे में वो पक्षी थे वो इतना ज्यादा छोटा था, लगता था मानो पक्षी चिपक कर आपस में बैठे हुए थे, हिलडुल भी नहीं पा रहे थे। तो देख रख कर लगता था जैसे कि कोई चित्र हो। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषा मेल चली ही जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़िया मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए हैं। 12 कहा। भाई जरा सोच लो, अभी इसमें मोर की कोई खासियत भी नहीं है कि तू इतनी बड़ी कीमत मांगने चला। पर वह पूंजी क्यों सुनने लगा, उसका बड़ा ख्याल करके अछता पछता देना ही पड़ा। अब आप तो मुनासिब समझे वो दे दे। अस्तु। 30 चिड़िया मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के इनाम के देकर मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा और तब मानो वह जाली के चौकटे का चित्र सजीव हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव हो और उड़ने के योग्य हो गया हो। बड़े मियाँ लगातार बोलते चले जा रहे हैं कि जो चिड़ी मार है वो मुझसे 30 रुपए ले गया है। अब लेखिका ने कहा कि इनसे क्या बहस करनी। उन्होंने उसे 30 रुपए दिए, साथ में 5 रुपए दिए इतनी सारी बातें सुनाने के।
और पिंजरा अपने पास ले लिया। जैसे ही पिंजरा गाड़ी में रखा तो पक्षी छटपटाने लगे अंदर उड़ने के लिए। अब पिंजरा ऐसे लगने लगा मानो पिंजरा सजीव हो उठा हो और वो भी उनके साथ उड़ जाना चाहता हो। घर पहुंचने पर सब कैसे कहने लगे कि तीतर हैं, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं तो पक्षी ही। ढा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखवाकर उसका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में घूमने लग गए। कभी मेज के नीचे घुस गए तो कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरी रद्दी की कागज की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। अब जब वो घर पहुंची लेखिका बच्चों को लेकर तो सब कहने लगे कि आपको तो उस चिड़ी मार ने ठग लिया है। यानी कि उन्हें ये कह दिया कि ये मोर के बच्चे हैं, लेकिन ये मोर के बच्चे नहीं हैं, ये तो तीतर के ही बच्चे हैं। लेखिका कई बार इसी प्रकार से ठगी जा चुकी थी, यानी उन्हें बुद्धू बनाया जा चुका था, तो इस बात से अब उन्हें चिढ़ लगने लग जाती थी। तो उन्होंने क्या किया, अब बहुत कोशिश कर करके उन पक्षियों को पालने के लिए तरह तरह के प्रयास करने शुरू कर दिए। उन्होंने उन्हें छोटी छोटी सत्तू की गोलियां बनाकर खिलाई। सत्तू बच्चों खाया जाने वाला एक आटे जैसा पदार्थ होता है जो कि जौ से बनता है। तो उसकी छोटी गोलियां बनाई और पानी रखा उनके लिए। उनका जो पिंजरा था उसे खुलवाकर वो कमरे में रख दिया उन्होंने। तो जैसे ही पिंजरा खोला बच्चे यहाँ से वहां भागने लगे। कभी वो इधर भागते, कभी उधर भागते, और अंत में वो उनकी रद्दी की जो टोकरी है जिसमें वेस्ट पेपर्स रखती थी उसमें जाकर वो बैठ गए। वे इसी प्रकार से दिन में इधर उधर गुप्तवास करते रहते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगवानी पड़ी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर मेरी बिल्ली चित्रा इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी, और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता ये अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों, यानी कि जो मोर के बच्चे हैं उसकी दृष्टि में जो ऐरे गहरे हैं, अपना सिंहासन उसके घर को बना ले। इस स्थिति में चित्रा जैसी अभिमानी मार्जरी के लिए ये बात असह्य थी। यानी कि जो बच्चे हैं दोनों के दोनों, वो यहाँ वहां सारा दिन घूमते रहते और रात को वो रद्दी की टोकरी में सो जाते थे। लेखिका को उन्हें बचाने के लिए खिड़की में जाली लगवानी पड़ी और दरवाजा उसे बंद रखना पड़ता था, क्योंकि उसने एक बिल्ली भी पाल रखी थी। बिल्ली को पक्षी जो होते हैं वो उन्हें मार डालती है, लेकिन उसे लगता था कि मारेगी तो नहीं शायद, लेकिन आक्रमण कर सकती है उस पर, क्योंकि वो उसके घर में आकर रहने लग गए हैं, जो कि उसके लिए कैसे थे, ऐरे गहरे थे, यानी बेकार थे। तो जो लेखिका की बिल्ली है वो बड़ी नकचड़ी सी है, तो उसे सहन नहीं हो रहा था कि उसकी जगह पर आकर ये बच्चे कैसे रह सकते हैं। आगे लेखिका बताती हैं, जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा कि नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गूं की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका निरीक्षण करने लगे। उस दिन चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया था। अब लेखिका थोड़े दिन तक तो इस तरह से उनको अपने कमरे में रखे रही, लेकिन अब उसने उन दोनों को उस जाली घर में पहुंचा दिया जहाँ की बाकी पक्षी रहते थे। तो जैसे ही वो वहां पहुंचे, बिल्कुल जैसे कि नए परिवार में एक दूल्हा दुल्हन आते हैं, उनको देखने के लिए बड़ी जिज्ञासा होती है लोगों के बीच में, ऐसी ही वहां रहने वाले पक्षियों में हो गई। सब लोग उन्हें दौड़ दौड़ कर इधर उधर चारों ओर से घूम घूम कर देखने लगे थे।
उस दिन तो लगता था मानो पूरा चिड़ियाघर ही हिलने लगा है, भूचाल आ गया है वहां पर। आगे लेखिका कहती हैं, धीरे धीरे मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प ही क्रमशः रंग में था, जैसा इल्ली से तितली का बनना। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची चमकीली हो गई, चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ द्वितीय झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगीं। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और साफ सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। अब लेखिका ने कहना शुरू किया है कि जो दोनों बच्चे हैं धीरे धीरे बड़े होने लगे। तो जैसे बड़े होने लगे तो ऐसा लगता है मानो जैसे कि एक कैटरपिलर जब तितली बनता है उसमें जो बदलाव दिखाई देता है, ऐसा ही इन दोनों में दिख रहा था कि जो कैटरपिलर है वो कैसा होता है, बड़ा बदसूरत सा दिखाई देता है। तो जो छोटे बच्चे हैं पहले वो ऐसे ही दिखते थे, लेकिन जब वो बड़े होने लगे तो खूबसूरती उनके अंदर निखर कर आने लगी। उनकी चोंच थोड़ी टेढ़ी और पैनी हो गई, उनके पंख बड़े होने लगे जिसमें तरह तरह के रंग झलकने लगे। तो लेखिका ने इसलिए उनकी तुलना की है इल्ली से तितली बनने के लिए। रंग रहित पैरों की गर्वीली गति ने नई गरिमा से उसे रंजित कर दिया। उसकी गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची करके दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी करके शब्द सुनना, इन क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। अब लेखिका बताती हैं कि किस तरह से जब वो चलता था तो उसे देखने का आनंद आता था। जब वो तरह तरह से अपनी गर्दन ऐसे उचकाकर देखता और धीरे से मुड़कर अपने चोंच से दाना उठाता, कुछ सुनने के लिए गर्दन टेढ़ी करता, उसकी हर भंगिमा देखने लायक थी, जिसको कहने से उतना पता नहीं चलता जितना कि देखकर अनुभव किया जा सकता है। यहाँ आप बच्चों देख पा रहे होंगे चित्र में भी जो ये क्लिप है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि उसकी एक एक भंगिमा कितनी अलग तरह की है। तो कहती है उसका चित्र बनाना बड़ा मुश्किल है, उसे देखकर जो आप महसूस कर सकते हैं वो अलग ही होता है। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की शाम श्वेत पत्रकला, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। यानी जो मोरनी थी वो मोर की जैसी सुंदर तो नहीं हुई, लेकिन उसके अंदर भी एक अलग तरह की सुंदरता थी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, क्योंकि उसकी गर्दन नीली थी इसलिए उसका नाम रखा गया नीलकंठ, यानी नीले गले वाला। उसकी छाया के समान साथ रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। जैसे कृष्ण के साथ राधा हमेशा रहती थी, तो उसी तरह से जो मोरनी है वो भी नीलकंठ के साथ साथ घूमती रहती थी, इसलिए उसका नाम रख दिया गया राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के किसी निवासी जीव जंतु का सेनापति और संरक्षण नियुक्त कर लिया। यानी कि लेखिका को ये नहीं पता चला कब वह जो नीलकंठ है सभी पशु पक्षियों का रखवाला बन गया। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्रित करके उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ता। यानी वो सुबह सवेरे सबको इकट्ठा करके दाना चुगाने के लिए उस जगह पर ले जाता, और अगर कोई शैतानी करता तो अपनी चोंच के वार से उसको पनिशमेंट देता, दंड देता था। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब तक वे आर्त कृंदन न करने लगते उन्हें अधर में ही लटकाए रखता। यानी जो छोटे छोटे खरगोश के बच्चे बड़े शैतान हैं, तो उन्हें वो कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था, और जब वो जोर जोर से ची ची करके चिल्लाते तब तक वो उन्हें छोड़ता नहीं था। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्ण भेद संस्कार भी हो जाता, पर वे कभी उसे क्रोधित होने का अवसर नहीं देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी के पंख फैलाकर बैठ जाता, सब उसकी लंबी पूंछ सघन पंखों में छुआ छुएल का खेल खेलते। ऐसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। वह जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश
सांप की पकड़ में आ गया। अब वो हर तरह से सबका ध्यान रखता है, जो गलत काम करता है, शैतानी करता है, उसको वो दंड भी देता है। ऐसे ही हाल में एक दिन एक सांप वहां पर पहुंच गया और सांप ने किसे पकड़ लिया? खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया। बाकी सब भाग खड़े हुए। निकलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा लिया था, शेष आधा बाहर था। उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेत सर से झपट्टे मारकर नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबा लिया, फिर चोंच के इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, लेकिन निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रह गया। अब सांप ने खरगोश के बच्चे को आधा मुंह में दबा रखा है। खरगोश का बच्चा चिल्ला भी नहीं पा रहा, लेकिन उसकी जो हल्की सी आवाज है उसे नीलकंठ ने सुन लिया। वो फट से उधर आ गया और वो जान गया कि अगर मैंने इस समय सांप को ऊपर से मारा तो खरगोश भी उसके अंदर और दब जाएगा और उससे घायल हो सकता है। तो उसने क्या किया? उसने सांप को फन के पास से पंजों में दबा लिया और फिर चोंच से उसके ऊपर वार कर करके उसको अधमरा कर दिया। बच्चा बाहर निकल आया, लेकिन वो घायल हो चुका था या डरकर वो बेहोश हो चुका था। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब भी पहुंच गए। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब वह शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे हुए उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर अब समझ में आ जाता है। अब लेखिका बताती हैं कि जो राधा है वो भी सब कुछ देख रही थी। मदद करने के लिए वो नहीं गई, लेकिन अपनी जो धीरे धीरे आवाज निकालकर उसने हम सबको सूचना दे दी कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो हम सब वहीं पहुंच गए। तब तक उसने सांप को अधमरा कर दिया था, उसके 2 टुकड़े कर दिए उसके बाद, और खरगोश को अपने पंखों के नीचे छुपाकर बैठ गया ताकि वो उसे आराम दे सके। लेखिका कहती हैं कि इस समय नीलकंठ के इस रूप को देखकर उन्हें समझ में आ गया कि कार्तिकेय ने अपने वाहन के रूप में उस मोर को क्यों चुना होगा। मोर कलाप्रिय और वीर पक्षी है, हिंसा मात्र नहीं करता, इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। नीलकंठ ने उसकी जातिगत विशेषताएं तो थीं, उनका मानवीकरण भी हो गया था। अब वो बताती हैं कि जो मोर होता है वो हिंसक प्राणी नहीं होता, वो शांत पक्षी है, इसीलिए वो चील और बाज की श्रेणी में नहीं रखा जाता। लेकिन नीलकंठ में उनकी भी विशेषताएं हैं, साथ साथ ही उसमें मनुष्यता के गुण भी आ चुके हैं। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय और ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूमकर किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी राधा, लेकिन उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर एक पंख को छूती हुई बाईं ओर से निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श करके दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। अब यहाँ लेखिका ने बताया है कि किस प्रकार से नीलकंठ अपना नाच दिखाता था, और राधा जो थी मोरनी, वो नाच तो नहीं सकती थी उसकी तरह, लेकिन वो उसके पास से उसे छू छू कर निकलती थी, तो उसमें भी एक लय और ताल होता था। इस प्रकार से लेखिका को ये नहीं पता चला कि नीलकंठ को कैसे पता चला कि लेखिका को उसका नाच बहुत अच्छा लगता है। एक दिन वो अचानक से ही उसके पास आया और अपने पंखों को उठाकर नाचने लगा। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का कर्म बन गई।
प्रायः मेरे साथ कोई ना कोई विदेशी देशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर वो विस्मयाभिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट मैन, जेंटलमैन की भी उपाधि दे डाली थी, जिससे नुकीली पैनी चोट से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था। उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले उठाकर खाता कि हंसी भी आ जाती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे और वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब वह जाली घर में इतना अस्थिर हो उठता कि बाहर उसे छोड़ देना ही पड़ता था। अब लेखिका ने आगे बताते हुए कहा है कि उनके साथ हमेशा कोई ना कोई मेहमान होता था, चाहे वो देशी हो या विदेशी हो। जब वो उनके सामने इस तरह से नाचता अपने पंखों को उठाकर, तो उन्हें लगता कि शायद वो उनके सम्मान में ऐसा कर रहा है। तो उसके विदेशी महिलाओं ने तो परफेक्ट जेंटलमैन यानी कि बहुत ही सभ्य इंसान, मनुष्य की उपाधि दे डाली थी और वो बड़ी ही खूबसूरती से लेखिका के हाथ से धीरे धीरे से चने खाता था। नीलकंठ को फलों से लदे हुए पेड़ों की बजाय फूलों से लदे हुए, नए नए पत्तों से लदे हुए पेड़ बहुत अच्छे लगते थे और जब अशोक के पेड़ में नए नए पत्ते आ जाते थे, तब वो जाली के अपने घर में रुकना उसे अच्छा नहीं लगता था। तब लेखिका को उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु वर्षा ऋतु थी। मेघों के उमड़कर आने के पहले से ही वो हवा में उसकी सजल आहट को पा लेते थे। तब उनकी मंद केका यानी उनकी आवाज जो धीमी थी, उसकी गूंज धीरे धीरे तेज होती जाती, मानो बूंदों के उतरने के लिए वो सीढ़ी का काम कर रही हो। मेघ गर्जन के ताल पर ही उनके नृत्य का आरंभ होता। फिर मैं जितना अधिक गरजता बिजली उतनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिम गड़गड़ाहट उतनी तीव्र होती जाती। नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता। उसकी केका का स्वर उतना ही मंद से मंदतर होता जाता था। यानी बारिश जितनी तेज होती जाती, बिजली जितनी ज्यादा कड़कती, उतना ज्यादा उसका नाच तेज हो जाता और उसकी आवाज धीमी हो जाती थी। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर बाहिना पंख और बाहिने पर बायां पंख फैलाकर उसे सुखाता, यानी अपने दोनों पंखों को सुखाता था। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, मतलब इतना ज्यादा दोनों आनंद से रहते थे राधा और नीलकंठ। उसके बीच में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे लेखिका ने कहा है कि इस आनंद के उत्सव में एक बेमेल रागिनी का स्वर बज उठा, यानी कुछ भयानक घटना घटने वाली है। वह एक करुण कथा है, मतलब एक बड़ी ही दुख वाली घटना है। एक दिन मुझे किसी काम से नखास कोने में निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार पिंजरे की ओर मैं नहीं देखूंगी, ये संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरी से कानों से बंधी हुई ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी हुई थी, उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही दिखाई दे रही थी। उसके मूंछ से बने हुए दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार से एकत्रित हो गई थी कि वो खड़ी नहीं हो पाती थी। बड़े मियाँ के भाषण की मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ीमार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता। अब एक दिन लेखिका को किसी काम से फिर से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ जो हैं वो फिर से उनके सामने आकर खड़े हो गए। लेखिका ने सोचा था कि मैं इस बार बुद्धू नहीं बनूंगी, लेकिन उसके पास में एक मोरनी को जब उन्होंने पड़े हुए देखा तो उनका ध्यान उसकी ओर खिंच गया, जिसके पैर बिल्कुल टेढ़े हो गए थे क्योंकि वो बुरी तरह से बंधे हुए थे। तो बड़े मियाँ ने कहना शुरू कर दिया कि देखो इसको क्या हाल करके लेकर आया चिड़ीमार, मैं तो इसको वापस उसी के ऊपर फेंकने वाला हूँ, मतलब उसे वापस करने वाला हूँ, क्योंकि ऐसी हालत में इस मोरनी को कोई भी नहीं खरीदेगा। पर आपसे भी इस अधमरी मोरनी को ले जाने के लिए मैं कैसे कहूँ? अब वो कहते हैं कि मैं आपसे कैसे कहूँ कि इस मोरनी को ले जाओ। अब लेखिका तो पता था उनको कि वो क्यों कह रहे हैं सारी चीजें, तो सारांश में यह भी मैं 7 रुपए देकर अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई
और एक बार फिर से अपने पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बन गया। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वो महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी थीं, परंतु वो ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया। उसका नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वो स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें देखते ही मारने को दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी, चोंच सब कुछ नोच डाला, पंख भी नोच डाले थे। अब लेखिका उसे ले आई और उन्होंने उसकी दवा दारू करके उसे ठीक कर दिया। लेकिन नाम के अनुरूप यानी उसका नाम रखा गया कुब्जा। तो जो कुब्जा मोरनी थी वो स्वभाव से अच्छी नहीं थी। उसे दूसरों को खुश देखना अच्छा नहीं लगता था। वो नीलकंठ और राधा को एक साथ नहीं देख पाती थी। उसने राधा को मार मार कर वैसे ही उसके पंख नोच डाले थे, उसकी कलगी भी नोच डाली थी। कठिनाई ये थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वो उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी और न ही किसी को नीलकंठ के पास आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मारकर राधा को ढकेल दिया और अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से उसे इधर उधर छितरा दिए। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। वह कई बार जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन तक भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उसे उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड में जाकर वो छिपा रहा। अब इतनी ज्यादा बुरे स्वभाव की है कुब्जा कि उसने अंडे फोड़ दिए राधा के। और जो मोर है नीलकंठ, वो बहुत दुखी हो चुका है इस लड़ाई झगड़े से, क्योंकि वो राधा से भी दूर हो गया है। तो वो वहां से भाग जाता था अपने पिंजरे से और डालियों में जाकर छुपकर बैठ जाता था और बहुत उदास रहने लगा था। मेरे दाना देने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट थी, आंखों में शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा कर रही थी कि थोड़े दिनों के बाद शायद वो सबसे मेल हो जाएगा। अंत में 3 माह के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा, नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए हुए धरती पर उसी प्रकार से बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंख में छिपाकर बैठा हुआ था। मेरे पुकारने पर भी, उसके न उठने पर मुझे संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अभी तक नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई थी, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर कोई चोट का निशान मिला। लेखिका आगे कहती हैं कि जब मैं उसे दाना देने के बुलाती थी तो वो आ तो जाता था, अपने पंख भी फैलाता था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रह गया था। उन्हें लगता था कि शायद वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन सुबह उन्होंने देखा कि नीलकंठ बिल्कुल वैसे ही बैठा है जैसे कि बच्चे को रखकर अपने नीचे बैठा हुआ था। लेकिन लेखिका को पता चला कि वो बैठा नहीं हुआ है, वो मर चुका है। क्यों मरा था वो कारण उन्हें अभी तक नहीं पता चल सका। शायद वो दुख के कारण मर गया, न जाने क्या बात थी, लेखिका नहीं जान पाई। आगे लेखिका बताती हैं, मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन तक कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ कर दी। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल जाती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरते ही कजली, जो कि अल्सेशियन कुत्ती थी, वो सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। तो लेखिका ने नीलकंठ को गंगा में बहा दिया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन राधा जो थी वो उसके इंतजार में लगातार बैठी रहती थी, चुपचाप दरवाजे को देखती रहती थी, क्योंकि वो कई बार ऐसे भाग गया था लेकिन वापस लौट आता था। लेकिन जो कुब्जा है वो क्या करती है, वो उसको खोजने के लिए यहाँ वहां भागती रहती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है पिंजरे का, वो उसे पेड़ों के बीच में जाकर ढूंढती है। ऐसे में ही एक दिन जो लेखिका के यहाँ पर पाला गया जो कुत्ता है अल्सेशियन, उसने उसके ऊपर हमला कर दिया।
परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम से भरा हुआ जीवन बचाया नहीं जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रवृत्ति की 3 विभिन्नताओं का परिचय दिया। वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब भी प्रतीक्षा में दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाली पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। अब नीलकंठ मर चुका है, कजली भी मर चुकी है, लेकिन तीनों का स्वभाव, यानी राधा का, कजली का और नीलकंठ का, तीनों का स्वभाव बिल्कुल ही अलग अलग है, जिससे कि लेखिका का परिचय हुआ। तो राधा आज भी नीलकंठ की प्रतीक्षा में रहती है। जब भी आकाश में बादल छाते हैं तो वो अपनी आवाज निकाल निकाल कर कभी झूले पर तो कभी अशोक के पेड़ पर उसे बुलाती रहती है। तो बच्चों, ये तो था हमारा पाठ नीलकंठ। आशा है कि पाठ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी का अभ्यास कार्य हम पहले से ही अपलोड कर चुके हैं, वो अवश्य देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।